अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फ़िज़िक्स 9 की बात करेंगे और ये हमारा 22वां लेक्चर है। इसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन सेकंड लॉ को डिस्कस किया था। आज उसकी कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। एग्जांपल वैसे मैं पहले करता नहीं होता क्योंकि एग्जांपल जब हम न्यूमेरिकल करेंगे उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे, फिर भी यहाँ पे ज़रा देख लें। कह रहे 8 kg का मैस है, फोर्स के ऊपर 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी। एफ इजिकल्स टू एम का फार्मूला लगाएंगे, ए फाइंड करना है, एफ की वैल्यू पुट करेंगे, एम की वैल्यू पुट करेंगे, एम जो है वो एफ के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो फोर्स 20 न्यूटन ओवर 8, 20/8 को सॉल्व करेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह उसने दो बॉडीज की एग्जांपल ली है, क्या दोनों की फोर्सेस बराबर हैं तो फिर उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन किस तरह से प्रोड्यूस होगा, पहले के अंदर ये एक्सेलरेशन दूसरे के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे 3.2 में। और 3.3 भी सिंपल, ये तीनों आपको पास सिंपल केसेस दिए हुए हैं तो ये आप लोगों ने जब आप न्यूमेरिकल करेंगे उसके बाद आपने खुद ही कर लेने हैं इंशाल्लाह। अगर नहीं होंगे तो फिर मैं आप लोगों को वो ये चीज़ समझा दूँगा। अच्छा, अगला जो टॉपिक शुरू होता है वो है मैस एंड वेट। जनरली मैस एंड वेट आर कंसिडर्ड similar quantities but it is not correct, they are two different quantities। mass and weight जो हैं ये different quantities हैं। हम जनरली ये बोलते हैं जी इस चीज़ का इतना वेट है जी, इस चीज़ का इतना mass है जी, तो हम इसको उस तरह से बोल के आगे चल पड़ते हैं। लेकिन mass and weight are different things। mass and weight ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ चीज़ें हैं। mass क्या है? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पुट टुगेदर, इकट्ठा पड़ा जितना मै क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस होगा उतना उस चीज़ का क्या होगा, मैस होगा। इसका सवाल अक्सर इस तरह से आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैस एंड वेट, तो उसको उसी पैटर्न में यहाँ पे मैं लिखूँगा। बुक इधर कर देते हैं क्योंकि मैस एंड वेट का टॉपिक यहाँ पे नज़र आएगा। इस तरफ उसका मैं टेबल बनाता हूँ आपके सामने, मैस और यहाँ पे वेट। इसके डिफरेंस यहाँ पे इस तरह दिए नहीं होते लेकिन हम इसको बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन जो इस तरह से पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैस एंड वेट। तो मैस क्या है? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी जो मादे की मिकदार है उसको पुट टुगेदर। और वेट क्या है? पुल फोर्स ऑफ अर्थ, ज़मीन की जितनी फोर्स है ऑन अ बॉडी, ये किसके बराबर है? वेट के बराबर है। मैस को m लिखते हैं और वेट को w लिखते हैं और ये इसका फॉर्मूला होता है एम जी। ये डब्ल्यू एम जी कहाँ से है? ये बिल्कुल उस वहाँ से एफ इज इक्वल्स टू एम ए के साथ कंपेयर करें, मैस एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई तो फोर्स बनता है। जी इज़ ऑल्सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो मैस को जब जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो वेट बनाएगा, तो वेट इज़ अ फोर्स। ठीक है। उसके बाद मैस जो है इट इज़ सॉरी मैस इज़ स्केलर, कोई डायरेक्शन नहीं होती इसकी क्योंकि मादे की मिकदार है, जित इसकी क्या डायरेक्शन होगी, जो जितनी मिकदार ज़्यादा हो जाएगी उतना मैस ज़्यादा हो जाएगा। ये क्या है? इज़ वेक्टर। ये स्केलर है, ये वेक्टर है। और उसके बाद मैस डज नॉट चेंज, ये जगह बदलने से तब्दील नहीं होता। मैस की जगह बदलें तो उनकी मिकदार नहीं बदलती। मतलब आप यहाँ पे मेजर कर रहे हैं या माउंट एवरेस्ट के टॉप, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, ग्रेविटी डज चेंज, फिर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर कि
यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू और है, अगर हम हाइट पे चले जाएं, सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस बढ़ जाए तो यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन ये जो ग्रेविटी की वैल्यू जगह की हाइट के बदलने से फ़र्क पड़ता है, उसका असर मैथ पे कोई नहीं, क्योंकि मैथ का फार्मूला सिंपल m है और ये इसका फार्मूला कोई नहीं क्योंकि ये बेस क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे इसका फ़र्क पड़ेगा। इट इज़ लोकेशन डिपेंडेंट। क्यों? इसके फार्मूले में देखें, फार्मूले में आपके पास g नज़र आ रहा है। जब फार्मूले में g नज़र आ रहा है तो w इज इक्वल टू एम जी। तो g की वैल्यू जैसे वेरी करेगी वैसे ही मल्टीप्लाई करके w वेरी, क्योंकि मैथ्स ने वेरी नहीं करना, हमने यहाँ पढ़ लिया। मैथ्स कांस्टेंट रहेगा, जो यहाँ पे था वही वहाँ पे जाया करेगा, लेकिन ग्रेविटी वहाँ पे तब्दील हो जाएगी। इसकी वजह से जो उसका प्रोडक्ट है, जिसको वेट का नाम दिया जाता है, वो तब्दील हो जाएगा। तो w इज इक्वल टू एम जी। ये जो जितनी मैंने बातें की हैं इस टॉपिक के अंदर लिखी हुई हैं, और उसके बाद फार्मूला है w इज इक्वल टू एम जी, भी हमने कर लिया। g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। और द सेम एज फोर्स वेट इज मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। तो फोर्स के जो यूनिट हैं, क्योंकि फोर्स वेट इज़ अ फोर्स, तो इसका यूनिट भी न्यूटन है और इसको स्प्रिंग बैलेंस से हम मेजर करते हैं। अब आखिरी लॉ रह गया न्यूटन का, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिटेल। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आखिरी लॉ है हमारे पास न्यूटन का। मोशन के 3 लॉज हैं, 1 और 2 हमने कर लिए थे पहले, ये थर्ड लॉ एंड आखिरी है। उसके बाद हम बात करेंगे बॉडीज मूव कर रही हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, और उसकी वो आ जाती होती है लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे यहाँ पे जो इसकी डेरिवेशन है वो वगैरह आ जाती है। ये यहाँ पे ये वर्टिकल मोशन की और हॉरिजॉन्टल मोशन की इस दफ़ा शायद ना आए, एलपी के लिहाज से कुछ चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, लेकिन हुई हैं। लेकिन ये अगले साल तो इंशाल्लाह फिर आएंगी हमारे पास, अनलेस एंड पूरा कोर्स हमारा नई जगह से बदल जाए। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? वैसे बहुत आसान है और बहुत बेसिक लॉ है ये। लॉज आर मोस्ट बेसिक एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। जो लॉ होता है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, यूनिवर्सली प्रैक्टिस किया जाता है, पूरी दुनिया में उसको माना जाता है और पूरी दुनिया में उसका अमली मुजाहरा कर सकते हैं, तो उसको हम लॉ बोलते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द रिएक्शन ऑफ अ बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब भी फोर्स लगती है तो उसके बारे में क्या होता था पहले सेकंड लॉ में, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती थी, ठीक है। अब कह रहा जो फोर्स का लगना या एक्सेलरेशन का प्रोड्यूस होना, ये सारे एक्शन है। तो बॉडी आगे से रिएक्ट कैसे करती है, बॉडी के रिएक्शन की अगर बात करेंगे तो वो न्यूटन थर्ड लॉ हो जाएगा। कह रहा 2 बॉडीज है मेरे पास, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। ये दोनों कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ जोर लगा रहे हैं। तो बॉडी ए बी पे जो फोर्स लगा रही है, इसको अगर मैं एक्शन कहूँगा, तो बॉडी बी जो वापस ए पे फोर्स लगा रही है वो फिर क्या होगी? रिएक्शन। अमल और रद्द अमल की फोर्स एक्शन अमल कहते हैं, और रिएक्शन उसका रद्द अमल, जो आपने काम किया उसके अकॉर्डिंगली अगले का जो रिस्पॉन्स आएगा उसको रिएक्शन बोलेंगे। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। कहता है हर एक्शन के लिए वहाँ पे हमेशा एक बराबर और उसके अपोजिट रिएक्शन मौजूद है। उसकी एग्जांपल्स यहाँ पे उसने दी हुई हैं, बुक पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, ये भी यहाँ पे वाइट बोर्ड के ऊपर बुक पड़ी हुई है। चीज़ इन इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट मूव नहीं कर रही, तो इसकी जो वेट की फोर्स है दैट इज़ डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द अर्थ, और जो रिएक्शन की फोर्स है दैट इज़ अपवर्ड्स टुवर्ड द कैमरा। तो ये जो वेट है और जो रिएक्शन की फोर्स है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इक्वलाइज कर रहे हैं। दैट इज़ वाई दिस बॉडी इज़ नॉट मूविंग, इवन दिस बुक इज़ नॉट मूविंग। ये एग्जाम्पल डेफिनेशन करनी है और साथ एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल देख लें बैलून की। क्या जब हम बैलून के अंदर हवा भर के उसको एक तरफ से छोड़ देते हैं तो एयर इस तरफ निकल रही है और बैलून उसके अपोजिट मूव कर रहा है। तो एक चीज़, एयर नीचे की तरफ जा रही है, हवा नीचे की तरफ, तो बैलून जो है वो अपवर्ड जा रहा है। तो दोनों की अगर इसको एक्शन कह दें तो ये रिएक्शन है, या इसको उलट भी कह सकते हैं।
इसको रिएक्शन कह सकते हैं और ये एक्शन बन सकती है। तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं और अपोजिट हैं। तीसरा कहते हैं जी हमारे पास रॉकेट्स के अंदर भी इस तरह होता है, रॉकेट का फ्यूल डाउनवर्ड निकलता है और रॉकेट जो है उसके अपोजिट में अपवर्ड मूव करता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। अब इसी तरह उसने एक और एग्जांपल ली है, अगर हम किसी रस्सी के साथ किसी वज़न को बांध दें और वो रस्सी आप पर एक प्लेटफॉर्म के पॉइंट के साथ जुड़ी हुई है और उसको मैं इसके साथ यहाँ पे एक बॉक्स बांध देता हूँ। ये यहाँ पे तो इसका वेट जो है वो क्या होगा, डाउनवर्ड हमेशा। और टेंशन क्या है इसकी, अपवर्ड। टेंशन मतलब जो खिंचाव पैदा हो जाएगा रस्सी में इस वेट की वजह से, जिसकी वजह से वो उसको नीचे की तरफ नहीं आने देगी, उसको बोलते हैं टेंशन। इसमें उसने ये एग्जांपल दी है कि वे इसमें भी देख लें, टेंशन अपवर्ड होती है और वेट डाउनवर्ड होती है, दोनों एक दूसरे को इक्वलाइज करेंगे तो वहाँ पे ये रुकी रहेगी। अगर इक्वल नहीं होगा तो यहाँ ये ऊपर की, अगर वेट कम है और टेंशन हमने ज़्यादा दे दिया तो बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी, और अगर वेट ज़्यादा और टेंशन कम है तो बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी, क्योंकि टेंशन इज़ आल्सो टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है। तो उसके बाद आगे जो टॉपिक है वर्टिकल मोशन एंड हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ बॉडीज, टू बॉडीज अटैच्ड। इसमें से जो वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़ है ये हम कर लेंगे आज इंशाल्लाह, और जो हॉरिजॉन्टल है ये एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल नेक्स्ट में करेंगे। जो बुक के ऊपर उसने डेरिवेशन दिया वो बहुत थोड़ी सी है, और अगर आप इतनी भी कर देंगे पेपर में तो वो एक्सेप्टेबल करेगा, लेकिन ये ज़ुबानी याद करने वाली बातें हो जाती हैं इस तरह से। अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी डेरिवेशन जैसे भी मैं करवाऊँगा उस तरह से करेंगे तो आपको ये भूलने का चांस कम होगा। तो पहले है जी वर्टिकल मोशन। इसमें डेरिवेशन कर रहे हैं जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये वर्टिकल मोशन या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोशन, इसके फार्मूले हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ग्रेविटी की, कि जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। जी की वैल्यू वैसे तो 10 है, लेकिन जगह के लिहाज से बदलती है। जगह के लिहाज से हम एक्सपेरिमेंट इसी जो आपके पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन वाला जो वर्टिकल मोशन वाला या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन वाला जो सेटअप है, किसी भी जगह पे करके ये एक्सेलरेशन, टेंशन और m1g और m2g की वैल्यू फाइंड आउट करके हम वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, जी निकाल सकते हैं। इसी तरह जी पता हो तो फिर टी निकल सकता है, ये जी पता हो तो ए निकल सकता है। 3 फार्मूले बनते हैं इसके। यहाँ पे पहले इसकी फिगर बनाते हैं जी। ये आपके पास पुली है और ये ऊपर एक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी लटकाई हुई है। यहाँ से एक स्ट्रिंग आ रही है जो इसके ऊपर से गुजर के अगली तरफ जा रही है। इधर एक बॉडी बी है वो बंधी हुई है और इधर एक बॉडी ए है वो बंधी हुई है। दोनों का वेट क्या है, डाउनवर्ड। इसको नाम दे दिया उसने मैस m1g वेट डाउनवर्ड। इसका मैस अगर कहते हैं m2 तो वेट डाउनवर्ड m2g। अब इसके ऑपोजिट में क्या है, ऊपर की तरफ यहाँ पे टेंशन है जो कि स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होती है, और ये बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, इसकी एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ, और ये अपवर्ड मूव कर रही है, इसकी एक्सेलरेशन अपवर्ड। अब ये बनाने के बाद हमने इसकी डिस्कशन देखनी है। लेट टू बॉडीज ऑफ, क्या था, दो बॉडीज़ हमारे पास, एक का मैस m1 है, दोनों के नाम उसने बता दिए m1 एंड m2। m1 जो है वो बड़ी है वैल्यू, उसकी मैस ज़्यादा है तो वो इसको डाउनवर्ड खींचेगा, तो एक्सेलरेशन जो होगी वो
जितनी ये इनएक्सटेंसिबल है तो जितनी ज़ोर से हम इसको खींचेंगे और ये ऊपर फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर, अगर इस रस्सी को नीचे खींचें तो ये रस्सी ऊपर जाएगी, क्योंकि रस्सी बड़ी लंबी नहीं होगी बल्कि यही रस्सी का कुछ पार्ट इधर आ जाएगा। अगर इस तरफ खींचें तो ये रस्सी इधर से ऊपर चढ़ती जाएगी और ये नीचे आती जाएगी। अब जितनी स्पीड से ये खींचने से जितनी स्पीड से ये ऊपर चढ़ रही है उतनी स्पीड से ही ये नीचे की तरफ आ रही है, तो इन दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी, सेम होगी। और इन दोनों मैसेज की वजह से, क्योंकि ये दरमियान में पुली है, तो इनका जो इसका मैस और इसका मैस, इसका वेट जो का जो इफेक्ट है, जो टेंशन जिनको इक्वलाइज कर रही है, वो दोनों जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे स्ट्रिंग के ऊपर। इस वजह से दोनों में टेंशन जो है क्या है, वो पूरी रस्सी में टेंशन एक ही टी इस्तेमाल होगा, और जिस तरह एक्सेलरेशन एक ही है। तो मैस M1 है और मैस M2 है। तो अब हम इसकी जो हमें फोर्स की कैलकुलेशंस हैं उसके लिहाज से हम इसकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बॉडी ए की मूवमेंट है, इसके अंदर जो फोर्स लग रही है, नेट फोर्स बॉडी ए पे, नेट फोर्स ऑन ए, बॉडी ए पे क्या है, ये ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, इसी वजह से डाउनवर्ड मूव कर रहा है और टेंशन कम है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, एफ नेट क्या होगी आपके पास, वेट ज़्यादा है उसमें से टेंशन को माइनस करके टेंशन थोड़ी कम है, और जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज़ आवर नेट फोर्स, क्योंकि वो इस तरह मूव कर रहा है। ये F1 नेट कह लो, और F2 नेट क्या होगी, नेट फोर्स 2 जो होगी वो क्या होगी आपके पास, T माइनस M2 जी, क्योंकि मैस 2 जो है वो छोटा है और टेंशन की वजह से फोर्स लग रही है, टेंशन उसको ऊपर की, वेट इक्वलाइज नहीं कर रहा उसको, जो टेंशन है उसको ऊपर की तरफ खींच के लेके जा रही है। इसको इक्वेशन की 1 कह लें और इसको 2 कह लें, ठीक है। अब ये F1 नेट क्या होगी, अगर एक्सेलरेशन ए से बॉडी मूव करी और मैस उसका M1 है तो हमारे पास एक रिलेशन मौजूद है, F इक्वल्स टू एम ए। इस रिलेशन के मुताबिक F1 नेट क्या होगी, M1A इक्वल्स टू M1G माइनस टी और 1। अच्छा, ये जो डेरिवेशन करने से पहले हमने साथ साथ ये लिखना भी है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ये है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये है, ये सारी बातें हम साथ साथ लिखते जाएंगे। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फिजिकल स्ट्रैम में, तो मैं M1A लगा दूंगा, F2 की जगह पे M2, एक ए दोनों में सेम है, और ये आ जाएगा T माइनस M2G। अब ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी, इनका नाम मिटा दें, हमने यही इस्तेमाल करके आगे इसके फार्मूले फाइंड करने। अच्छा, उसने बुक के अंदर सिर्फ आपको ये कहा कि इन दोनों को ऐड करें तो ये बन जाता है, इन दोनों को इसको और इसको सब्ट्रैक्ट डिवाइड करें तो ये बन जाता है, और रीअरेंज करें इसको तो जी की वैल्यू नहीं कराती। इसकी जो थोड़ी सी डिस्कशन है, जो थोड़ी सी लॉन्ग डिस्कशन, जिसमें अगर बुक में लिख पेपर में लिख देंगे तो गलत कभी भी नहीं होगी, और अगर आप इस डिस्कशन के साथ करेंगे थोड़ी सी डेरिवेशन के साथ, तो आपका जो क्वेश्चन के गलत होने का चांस है वो भी कम हो जाएगा। अब M1G माइनस टी है, M1G माइनस टी। अब हमने क्या फाइंड करना है, पहले सबसे अगर हम दोनों को ऐड कर दें, एडिंग 1 एंड 2, तो हमें क्या मिलेगा, M1A प्लस M2A इक्वल्स टू M1G माइनस टी, और यहाँ पे M2T माइनस M2G। लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगी M1A प्लस M2A इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगी M1G माइनस टी प्लस टी माइनस M2G। माइनस टी और प्लस टी आपस में कट गए, तो आपके पास आ गया M1A प्लस M2A इक्वल्स टू M1G माइनस M2G। इस तरह से A कॉमन है वो ले लें, अंदर M1 प्लस
m2 आ गया, इधर से g कॉमन है वो ले लें, m1 माइनस m2 आ गया। अब अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना तो ये इधर चला जाएगा, g फाइंड करना तो ये इधर आ जाएगा। तो दो फार्मूले आपके पास बनेगा, एक्सेलरेशन का बनेगा g इंटू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2, एक फार्मूला ये बन गया। अगर g फाइंड करना है तो a m1 प्लस m2 को अगर बटेगा नीचे m1 माइनस m2 आ जाए तो ये g का फार्मूला आ गया। अब तीसरा फार्मूला टेंशन का हमने फाइंड करना। टेंशन का फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को, क्योंकि जब ऐड करते हैं तो ये दोनों कट जाते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आपस में नहीं कटेंगे, तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग 1 और 2। जब डिवाइड करेंगे m1 a इक्वल्स टू m1 g माइनस टी ओवर m2 a m2 t माइनस m2 g। एक्सेलरेशन के साथ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 इंटू टी माइनस m2g और m2 इंटू m1g माइनस टी। मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद m1t ये माइनस m1 2t प्लस इधर आके प्लस m2t बन जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये m1 m2g इधर है और यहाँ से माइनस m1 m2g इधर जाके प्लस, मैंने दो स्टेप दो काम एक स्टेप में कर दिए हैं, पहले मल्टीप्लाई करके उधर मूव भी करवा दिया। t फाइंड करना है, अंदर m1 प्लस m2 आ जाएगा और यहाँ पे g कॉमन आ जाएगा, बल्कि ये दोनों सेम वैल्यूज m1 m2g 2 m1 m2g हो जाएगा ओवर, ये आपके पास आ गया। आप टेंशन फाइंड करनी है, ये चीज़ उधर जाके बटे के नीचे चली जाएगी तो आपकी टेंशन निकल आएगी। मैं यहीं पे इसको, क्योंकि जगह नहीं है तो मैं यहीं पे इसको मिटा के इसको इधर मूव नीचे करवा दूंगा, m1 प्लस m2। तो ये आपके पास एक टेंशन का रिलेशन बन गया। यही तीन चीज़ें रिक्वायर्ड थी और ये मैं तीन चीज़ें इन फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।